प्रिय बच्चों, फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में बाबू क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3 क्लियर किए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड, यानी किसी सारणिक में किसी भी अवयव का उपसारणिक क्या होता है और किसी भी अवयव का सहखंड क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग डालिएगा उपसारणिक। उपसारणिक आप लोगों को सबसे पहले हम समझा रहे हैं, तब डिफिनेशन शो करेंगे। जिसे मान लेते हैं कि कोई सारणिक दिया है, जैसे में कोई सारणिक दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए ये सारणिक है। हमें इसमें किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो इसमें कितने अवयव है? 9 गो है। तो हम लोग बाबू क्या कर सकते हैं कि 9 का उपसारणिक निकाल सकते हैं। तो चलिए हम किसी एक का उपसारणिक निकालते हैं। जिसे मान लो इसका उपसारणिक, तो लिखेंगे कि चूंकि A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, देखिए इसको सूचित किससे करते हैं? M से M11 जो रहेगा यहां लिख देंगे। अब सुनिए, A11 इसका उपसारणिक चाहिए, तो जिसका भी उपसारणिक चाहिए उसके पंक्ति और स्तंभ को हटा दो। तो इसके जिस भी अवयव का उपसारणिक चाहिए उसके पंक्ति और स्तंभ को हटाने से एक सारणिक बनेगा। इसी को क्या कहेंगे? उपसारणिक। तो ये बचा, तो A22, A23, A32, A33, इसको हम लोग हल भी कर सकते हैं। इसके बाद मान लो किसी का भी हम ले सकते हैं। जिसे मान लो इसे का A32 का उपसारणिक, M32 कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है? इसका उपसारणिक चाहिए, तो इसका पंक्ति हटा दो जिस पंक्ति में है, यानी तीसरा पंक्ति हटा दो और दूसरा स्तंभ हटा दो। तो ये हटाकर ये हटाने से जो प्राप्त सारणिक मिलेगा उसी को कहेंगे कि इसका A32 का उपसारणिक। तो बच जाएगा ये, क्योंकि ये हटाएंगे तो ये बचेगा। तो A11, A21, A13, A23, ये हुआ हम लोगों का उपसारणिक। तो इस तरह से उपसारणिक निकालते हैं। अगर मान लो कि ये जैसे 2 कोटि का रहता तो भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हो। क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे? तो परिभाषित करेंगे कि यदि ध्यान दीजिए, यदि Aij, आप लोगों को पता है इसको I कहते हैं, इसको J कहते हैं। यदि Aij, ध्यान दीजिए, यदि Aij किसी सारणिक का एक अवयव हो, ये किसी सारणी का क्या है बाबू? एक अवयव है, अवयव एलिमेंट्स है। तो आयवा पंक्ति जिसे मान लो इसको लेना है Aij, तो आयवा पंक्ति, आयवा मतलब पहला पंक्ति, ये पहला पंक्ति, और ज्यावा स्तंभ को हटाने से, और ज्यावा स्तंभ यानी कि इस स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक, आयवा पंक्ति और ज्यावा स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक अवयव Aij का उपसारणिक कहलाता है, जिसे Mij से, क्योंकि इसका इंग्लिश माइनर होता है, तो Aij से हम लोग सूचित करते हैं। तो आप लोगों को बाबू पता हो गया होगा कि जिसे मान लो कि इसका हमें उपसारणिक चाहिए,
तो यहाँ 2 है तो I का काम 2, तो दूसरा पंक्ति को हटा दो और पहला स्तंभ को हटा दो। तो इसको और इसको छोड़ने से जो बचेगा उससे बना सारणी क्या कहलाएगा? उप सारणी कहलाएगा। तो इसमें 9 एलिमेंट्स का हम लोग उप सारणी आराम से निकाल सकते हैं। अगर देखिए दे देगा कि इस एलिमेंट्स का उप सारणी तो उसी का निकालेंगे, नहीं कहेगा तो सबका निकालेंगे। ध्यान दीजिए। तो ये उप सारणी हो गया जिसे इससे सूचित करते हैं। तो इस तरह से जैसे अर्थात में ये लिख लीजिएगा जैसे में। अब चलते हैं हम लोग इसके ऊपर सहखंड कोफैक्टर। सहखंड के ऊपर चलते हैं कि सहखंड क्या है। तो उप सारणिक और सहखंड एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो बता देते हैं कि यदि किसी सारणी का अवयव Aij हो तो उसके सहखंड को Aij अगर अवयव है तो इस अवयव के सारणी के नहीं, इस अवयव के सहखंड को Aij कैपिटल Aij या Cij से सूचित करते हैं। इसमें बाबू Cij कम यूज होता है, ज्यादा ये वाला यूज होता है Aij। तो Aij या Cij क्यों? क्योंकि कोफैक्टर होता है। तो Cij से सूचित करते हैं जो निम्न प्रकार परिभाषित है। तो कैसे परिभाषित है? तो Aij मतलब कोफैक्टर किसका? तो इसका Aij का कोफैक्टर को Aij। यहाँ 1 2 रहेगा तो यहाँ 1 2, यहाँ 1 3 रहेगा तो यहाँ 1 3, जो यहाँ रहेगा वहां बराबर होता है -1 के पावर I प्लस j Mij क्या है? तो उप सारणी। यानी उप सारणी में उसके चिन्ह से आप लोगों को पार्ट 1 में या 2 में बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। -1 के पावर I प्लस j अगर सम आएगा तो प्लस, अगर विषम आएगा तो माइनस। तो यहाँ कुछ नहीं करना है। जैसे बाबू मान लो कि Aij का उप सारणी, तो M11 ये उप सारणी हो गया। अब हमें क्या करना है कि देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या होता है 1 1 का, तो प्लस होता है। तो उप सारणी भी यही होगा, सहखंड भी यही होगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका देखो प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस। तो यहाँ इसका चिन्ह माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा सहखंड। यानी सहखंड में उस अवयव का चिन्ह भी लिया जाता है। सहखंड में जिस अवयव का कोफैक्टर निकालना है, सहखंड निकालना है, उस अवयव का चिन्ह से उसके उप सारणी में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो बस यही इंपोर्टेंट परिभाषा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे हम एग्जाम्पल के तहत इसको आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे में मान लेते हैं कि डेल्टा ये सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये सारणिक हो गया। इसमें हमें कोफैक्टर निकालना है। तो किसी भी एलिमेंट्स का बाबू हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि इसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो A11 का सहखंड कहिए या कोफैक्टर कहिए, तो इसको हम लोग सूचित करेंगे कैपिटल Aij से। तो Aij तो 1 1। तो इसका परिभाषा है कि Aij बराबर -1, तो -1 के पावर I प्लस j, तो I का काम 1 j का काम 1, तो 1 + 1। Mij, तो Mij 1 1 का Mij देखो ये होगा। तो A11 का Mij निकालना है, उप सारणी निकालना है। तो इसका पंक्ति और स्तंभ को क्या करो? छोड़ दो। तो ये बचा A22 A23 A32 A33। इसको हल भी कर सकते हैं बाबू। देखिए कैसे, 1 1 2 -1 के पावर 2 सम आ गया तो ये प्लस में आएगा। तो इसमें गुणा, तो A22 इंटू A33, बीच में माइनस, A23
इंटू ये 32, ये आ गया हम लोगों का आंसर। इस तरह से हम लोग सहखंड निकालते हैं। इसे मान लो A32 का उपसारणिक निकाले हैं, A32 का हम सहखंड निकाल देते हैं, सहखंड। तो A32 तो हो जाएगा -1 के पावर 3 + 2, यानी इसका चिन्ह ऐसे भी पता है कि विषम होता है। तो यहाँ देखो -1 के पावर 3 2 5 5 विषम है, तो इसलिए इसका चिन्ह माइनस। आज जब ये लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये बचेगा। तो A11 A13 A21 A23, अब ये हो जाएगा माइनस -10, इसमें गुणा A11 A23 माइनस A13 A21 माइनस से इसमें गुणा कर लगा। तो ये हो गया हम लोगों का सहखंड। अब जिसे मान लो किसी को दो कोटि पर समझना है, तो जिसे मान लो दूसरा डेल्टा बराबर A11 A12 A21 A22, इसमें मान लो कि हमें A11 का कोफैक्टर का मतलब क्या, सहखंड। तो सहखंड निकालना है तो A11 का कोफैक्टर तो -1 के पावर 1 + 1, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। -1 के पावर i + j Mij। तो इसको हटा, A11 है तो इसका पंक्ति और स्तंभ हटा दो, जो बचा क्या बचा, तो A22, तो 2 प्लस हो जाएगा, तो यानी कि A22। अगर A21 का कोफैक्टर तो 213, तो यहाँ -1 के पावर 2 + 1, इसका पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे तो ये बचेगा A12, तो -1 के पावर 3, तो अब -1 A12। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे बाबू। तो आइए कुछ अब नोट देख लेते हैं। तो नोट याद कर लीजिएगा आप लोग। नोट 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग हम लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा या किसी क्वेश्चन को बनाने में भी इसका यूज होता है। तो नोट 1 कहता है, इसमें देखेंगे सबसे पहले नोट कर लीजिए, तब आप लोगों को हम समझा रहे हैं। किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव तथा उसी पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग उस सारणी के मान के बराबर होता है, चलिए देखिए, आप लोगों को जैसे समझा रहे हैं, जिसे मान लेते हैं कि ये सारणी हो गया डेल्टा A11 A12 A13 A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये सारणी हो गया बाबू। तो हम बोले हैं कि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव ले लो, डेल्टा बराबर, तो इसका A11 A12 A13, किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव ले लिए और इसी का संगत सहखंड, तो इसका सहखंड हो जाएगा A11, इसका संगत सहखंड हो जाएगा A12 और इसका संगत सहखंड हो जाएगा A13, और गुणा करके योग कर दीजिए। उसी पंक्ति के संगत सहखंडों के गुणनफलों का
योगफल उस सारणी के मान के बराबर होता है। अगर इसको ऐसा करके जोड़ते हैं तो इसके सारणी के मान के क्या होगा, बराबर। कोई जरूरी नहीं यही होगा, ये ले लेते हैं A21 A21 A22 A22 A23 A23, यहां भी इसको जोड़ते हैं तो किसके बराबर होगा, डेल्टा के। इसी तरह से इसमें भी ले सकते हैं, ऐसे अगर स्तंभ में लेना होगा तो स्तंभ में ले लो, A11 A21 A31 पहला स्तंभ था, तो A11 A21 हो जाएगा A31। किसके बराबर हो जाएगा बाबू, इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो ये बाबू हम लोगों के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ देता है। अब हम लोग नोट 2 की ओर चलते हैं, नोट 2 देख लेते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अब करके नोट कर लीजिएगा। अब नोट 2 देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा नोट 2 समझा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। नोट 2 देखिए, किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव, नोट कीजिए, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव तथा उसी सारणी के कोई अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग शून्य होता है। जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक सारणी हो गया, ये एक सारणी हो गया, और इस सारणी में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दिया है, तो मान लेते हैं हम किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव ले लेते हैं। जिसे मान लो कि इसी का हम ले लिए, जिसे मान लो A21 A22 A23 ले लिए, दूसरा पंक्ति का प्रत्येक अवयव ले लिए, और इस पंक्ति का संगत सहखंड नहीं, अन्य पंक्ति बोले थे, नोट करके जो लिखे हो मिला लेना, अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ। तो जब पंक्ति लेंगे तो पंक्ति का ही, तो दूसरा पंक्ति लिए है तो दूसरा पंक्ति का सहखंड नहीं, या तो पहला पंक्ति का या तीसरा पंक्ति का, किसी का भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लो पहला पंक्ति, तो पहला पंक्ति का सहखंड A11 प्लस फिर A12 फिर A13। इसको अगर जोड़ते हैं, इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0। इसे मान लो किसी स्तंभ में चेक करते हैं, तो मान लो पहला स्तंभ ले लेते हैं A11 A21 A31। अब इस स्तंभ का सहखंड नहीं, किसी अन्य का लेंगे। अगर इसी का लेकर गुणा करके जोड़ेंगे तो सारणी के मान के बराबर हो जाएगा, लेकिन किसी अन्य का, जिसे मान लो इसका हम सहखंड ले लेते हैं, तो A12 A22 A32। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान देना, अगर स्तंभ का अवयव लेते हैं तो स्तंभ का सहखंड भी लेंगे। इसमें भी अगर पहला पंक्ति का है तो पहला पंक्ति का है तो पहला पंक्ति का ही लेंगे। तो ये बाबू जो वीडियो हम बताए हैं आप लोगों को, इस वीडियो में आप लोगों का जो है एक्सरसाइज 4.4 का थ्योरी है। तो आप लोग इसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को दोबारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को बाबू, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास
ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इतना करके मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए भी मेहनत कर दीजिए, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना है। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बस इतना कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।